So, gentlemen, welcome back for the second session for this hazardous material topic. अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं इसको ज़रा जल्दी कंप्लीट कर लें ताकि फिर उसके बाद हम अपना डिस्कशन वाला जो हमारा सेगमेंट है उसको स्टार्ट कर सकें। तो हम बात कर रहे हैं हैजर्डियस मटेरियल की, जो कि हेल्थ इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं ड्यू टू हैजर्डियस सब्सटेंसेस। और ये जो हैजर्डियस सब्सटेंसेस होते हैं, ये इनको ओशा फिर डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर भी डिवाइड करती है। और ये मुख्तलिफ शक्लों में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, केमिकल्स होते हैं, और ये गैशियस फॉर्म में भी होते हैं, और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं। जिस तरह हमने आगे बात की, जो फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं वो आग पकड़ सकते हैं, उनके एक सर्टन फ्लैश पॉइंट होता है। उन फ्लैश पॉइंट की वजह से मुख्तलिफ केमिकल्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और उसके बाद जो आपकी जो आयोनाइजेशन है, यानी रेडिएशंस हैं, ये भी एक किस्म के हैजर्डियस सब्सटेंसेस होते हैं, जिसमें जो कि मतलब है कि यूँ समझ लें कि एक ऐसी एनर्जी है जो आपको नज़र नहीं आती। ठीक है ना, कुछ नज़र भी आती है, जैसे नॉन आयोनाइजिंग एनर्जी जो है ये आपको नज़र भी आती है, जैसे लेज़र बीम्स हैं। ठीक है ना, ये लेज़र बीम्स जो हैं ये भी आपको पता है कि डिफरेंट आपके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इनका यूज़ होता है। ये विजिबल लाइट होती है, जैसे माइक्रोवेव्स हैं या अदर लेजर्स हैं, ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं, इनके यूजफुल पर्पस भी हैं। लेकिन अगर इसका एक्सपोजर ज़्यादा हो जाए, मतलब इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाए एक सर्टन लिमिट से, तो फिर ये नुकसान काज करती है। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के इग्निशन सोर्सेज जो होते हैं, और वो एक्सप्लोड हो सकते हैं। उस तरह के केमिकल्स होते हैं, हैजर्डियस सब्सटेंस होते हैं, जो कि आग पकड़ लेते हैं। जब ये आग पकड़ते हैं तो इनका मतलब क्या मैकेनिज्म होता है जिसमें ये आग पकड़ने की इनकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी होती है। इसको कहते हैं फ्लेमेबल रेंज। एक सर्टन मतलब है कि एरिया के अंदर अगर वो मतलब एक केमिकल है जो फ्लेमेबल है, लिक्विड है, और अगर उसका इग्निशन सोर्स जो है वो एक सर्टन एरिया के अंदर, यानी उसकी फ्लेमेबल रेंज के अंदर आएगा, तो फिर वो आग पकड़ लेते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि एक केमिकल है, उसका फ्लैश पॉइंट जो है वो कैटेगरी ए का है, और उससे 10 मील दूर एक मतलब एक इग्निशन सोर्स मतलब इग्नाइट होता है तो वो आग पकड़ लेगा, ऐसा नहीं होगा। उसकी एक स्पेसिफिक फ्लेमेबल रेंज होती है। एक लोअर फ्लेमेबल रेंज होती है, एक अपर फ्लेमेबल रेंज होती है। इसके सेंटर के अंदर अगर कोई इग्निशन सोर्स आएगा तो तब वो केमिकल जो है वो आग पकड़ेगा, अदरवाइज आग नहीं पकड़ेगा। ठीक है, ये कितना वो मुश्किल नहीं है। इसके अलावा जो और हैजर्डियस सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक्सप्लोसिव और ब्लास्टिंग के लिए यूज होते हैं, मतलब कहीं पे आपने कोई डेटोनेट करना है किसी चीज़ को, डेटोनेटर्स जो होते हैं ये भी केमिकल्स होते हैं जो हैजर्डियस सब्सटेंस क्रिएट करते हैं। जब ये डेटोनेट होते हैं, आग पकड़ते हैं, ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट का अपना इम्पैक्ट होता है, आग के आपको पता है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स होते हैं, हीट्स होती हैं, गैसेस होती हैं, जो जिनको हम हैजर्डियस सब्सटेंसेस कहते हैं, और वो जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनको भी जो डेटोनेटर्स होते हैं या एक्सप्लोसिव होते हैं, इनको भी ओशा ने मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। जैसे क्लास ए एक्सप्लोसिव है, हैव डेटोनेटिंग पावर्स एंड आर द मोस्ट डेंजरस केमिकल्स जो होते हैं, ये क्लास ए वाले होते हैं। ठीक है ना, एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग एजेंट्स। उसके बाद क्लास बी आर फ्लेमेबल हैजर्ड्स, जस्ट जस्ट वो आग पकड़ते हैं। क्लास सी एक्सप्लोसिव हैव ए मिक्सचर ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी एक्सप्लोसिव्स बट इन रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट्स। मतलब ये आग भी पकड़ लेते हैं और ब्लास्ट भी करते हैं। आपको पता है कुछ केमिकल आपने देखे होंगे कि वो सिर्फ आग पकड़ते हैं, ठीक है ना, वो ब्लास्ट नहीं करते। कुछ ऐसे होते हैं जो कि ब्लास्ट भी करते हैं, आग भी पकड़ते हैं और ब्लास्ट भी करते हैं। कुछ स्पेसिफिक होते हैं जो सिर्फ ब्लास्ट क्रिएट करते हैं, जैसे डेटोनेटर होते हैं ना। अगर आपने कोई मतलब कोई अनयूज्ड मतलब बम है, उसको उसके अंदर कोई बारूद है, एक्सप्लोसिव है, उसको आप डेटोनेट करना हो तो आप उसके साथ एक डेटोनेटर लगाते हैं, जो कि इग्निशन होता है, एक केमिकल होता है वो भी, उसको लगाया जाता है। वो जब फटता है तो वो दूसरे को भी फाड़ देता है, मतलब जो अनयूज्ड मतलब बारूद वाला बम होता है वो भी फट जाता है उससे, वो नकारा हो जाता है, मतलब वो यूजलेस हो जाता है। अगर आप उसको डेटोनेट ना करें तो बाज़ का वो फिर बाद में फ्लैश पॉइंट की वजह से फट सकता है और किसी को नुकसान कर सकता है। इसलिए
कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ आग पकड़ते हैं, एक्सप्लोड नहीं करते। तो आग निकले या एक्सप्लोजन निकले, हैजर्डियस सब्सटेंस तो उससे निकलेंगे, गैसेस तो उससे निकलेंगी, उससे मतलब मुख्तलिफ किस्म के हेल्थ इम्पैक्ट्स तो क्रिएट होंगे। इसी तरह ये जो आपके हैजर्डियस मटेरियल होते हैं, इनके हेल्थ इम्पैक्ट्स जो है, जैसे हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज पढ़ी हैं उनसे क्रिएट होते हैं। उसके बाद इनका जो स्टोरेज होता है, जितने भी आपके फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं, या गैसेस की फॉर्म में है, या इवन सॉलिड की फॉर्म में है, ऐसे हैजर्डियस मटेरियल जो कि हैजर्डियस सब्सटेंस क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इग्निशन सोर्स। मतलब जो अगर कोई उनके साथ कोई ऐसा सोर्स अटैच हो गया जो कि उनको जला सकता है, जिससे वो आग पकड़ सकते हैं, तो वो ब्लास्ट वर्क कर सकते हैं। या फिर कुछ केमिकल्स होते हैं लिक्विड फॉर्म में, जो कि अगर आपकी स्किन पे गिर गए हैं, या उनके अंदर कोई गैसेज हैं जो आपने इनहेल कर दी हैं, जैसे हमने मुख्तलिफ आगे इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कैटेगरीज को, जिसमें कुछ कार्सिनोजन होते हैं, कुछ इरिटेंट होते हैं, कुछ जो है सिर्फ आपको जो है वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। तो मतलब स्टोरेज भी एक हैजर्ड है इनका, हैजर्डियस मटेरियल का, अगर ये स्टोरेज अप्रोप्रिएट नहीं है, अगर ये स्टोरेज एज पर ओशा रेगुलेशंस नहीं आपने अपनी इंडस्ट्री के अंदर क्रिएट किया, डेवलप किया, और सेफ वर्क प्रोसीजर के तहत, मेथड के तहत इसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे, तो ये बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है ना। इससे भी हैजर्ड क्रिएट होते हैं स्टोरेज इम्प्रॉपर होने की वजह से। मुख्तलिफ किस्म के जैसे सेफ जो स्टोरेज कंटेनर है वो यूज़ होते हैं, ताकि मतलब इनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। और स्पिल्स के दौरान में भी हैजर्डियस सब्सटेंसेस जो हैं वो क्रिएट होते हैं, जो कि आपके वर्कर्स इनहेल कर सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं। अगर कहीं पे कोई ऐसा केमिकल पड़ा है जो हैजर्डियस है, और वो स्पिल हो गया, मिसाल के तौर पे कहीं डीजल है, पेट्रोल है आपके एरिया में पड़ा हुआ, या कंटेनर्स में पड़ा हुआ, वो लीक हो गया और रोड के ऊपर आ गया, तो वो आप खुद अंदाजा लगाएंगे। एक तो सबसे बड़ा खतरा तो उसका ये है कि वो आग लग सकती है, कहीं पे भी कोई अगर लाइटर जलाएगा, कोई माचिस जलाएगा, कोई सिगरेट जलाएगा, तो वो फौरन आग पकड़ सकता है। दूसरा उसका ये कि उसके अंदर से फ्यूम्स निकल रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की गैसेस निकल रही हैं, जो कि आपको नुकसान कर सकती हैं। ठीक है, स्पिल से नुकसान हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आप वेंटिलेशन और फायर कंट्रोल प्रॉपर नहीं है आपके स्टोरेज का, ठीक है ना, स्टोरेज में अगर स्पिल कंट्रोल का सेफ्टी प्रोग्राम नहीं है, एक वर्क मेथड सिस्टम नहीं है, ठीक है ना, या प्रॉपर कंटेनर्स में आपने उनको स्टोर नहीं किया, उनकी प्रॉपर वो हैजर्ड कम्युनिकेशन नहीं की, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई भी केमिकल जो होता है उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है, उसकी हैजर्डियसनेस की, उसकी टॉक्सिसिटी की, और उससे जो टॉक्सिक किस्म के इम्पैक्ट्स क्रिएट होते हैं जो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, वो हम लेबल करते हैं। लेबल ताकि उससे कम्युनिकेशन हो सके, उससे आपके वर्कर्स को पता चल सके, आपके लोगों को पता सके कि ये वाला मटेरियल कितना हैजर्डियस है, ताकि उसको केयर के साथ यूज़ किया जा सके। ठीक है जी। इसी तरह वेंटिलेशन और फायर कंट्रोल का मैकेनिज्म अगर प्रॉपर नहीं है, वेंटिलेशन के जरिए भी हैजर्डियस सब्सटेंसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर कहीं पे खतरा है कि मतलब वहाँ पे हवा के अंदर मतलब कोई कंफाइंड स्पेस है, वहाँ पे हैजर्डियस केमिकल मौजूद है, मटेरियल मौजूद है, उससे हैजर्डियस सब्सटेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। और वो उस फिज़ा के अंदर, चूंकि अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, हवा अगर ताज़ा आती जाती हो, तो फिर ये होता है कि वो डाइल्यूट हो जाते हैं हवा के अंदर। ठीक है ना, तो इससे उनकी जो नुकसान करने की अहलियत है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है और मिनिमाइज हो जाती है। लेकिन अगर कहीं वेंटिलेशन नहीं है, तो उसी कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसी इन्वायरमेंट के अंदर, उसी हवा फिजा के अंदर जहाँ पे वो रिलीज हुए हैं। तो अगर उस इन्वायरमेंट में कोई भी वर्कर जाएगा जो बगैर किसी ब्रीदिंग ऑपरेटर्स के होगा या बगैर किसी पीपीई के होगा, तो वो उसको नुकसान होगा, उसकी हेल्थ को इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे हमने हेल्थ इम्पैक्ट्स आगे डिस्कस किए हैं, डिफरेंट किस्म के हेल्थ इम्पैक्ट्स क्रिएट होते हैं, कार्सिनोजेंस हैं, इरिटेंट्स हैं, और फ्लेमेबल्स हैं, आग पकड़ सकते हैं, आग भी तो एक नुकसान है। तो फायर कंट्रोल का अरेंजमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए जहाँ पे आप इनको स्टोर करते हैं। ठीक है जी। फायर कंट्रोल से भी आप अपने जो हैजर्डियस मटेरियल्स हैं उनसे आप कर सकते हैं, अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। इसके लिए, इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल लेवल के एक्शंस होते हैं जिनके थ्रू आप इंश्योर कर सकते हैं इन हैजर्डियस मटेरियल से सेफ्टी।
अपने वर्कर्स को इन्फॉर्म करके, अपने वर्कर्स को इनकी ट्रेनिंग दे के, इनका नॉलेज दे के, इनकी अवेयरनेस और इनकी वो क्या कहते हैं कि इनकी कोई ट्रेनिंग्स करवा के, इनके प्रोसीजर्स बना के आप इंश्योर कर सकते हैं। इस तरह आप लॉकआउट टैग आउट का प्रोसीजर यूज़ करके इनको मतलब है कि कंट्रोल कर सकते हैं। वहाँ पे परमिट रिक्वायर्ड स्पेस का जो सिस्टम है, यानी परमिट सिस्टम जो है उसको इन्फोर्स करके, कि मतलब कोई भी ऐसा एरिया, ऐसी स्पेस जहाँ पे हेज़ार्डियस मटेरियल्स मौजूद हैं, ठीक है, और उनसे हेज़ार्डियस सब्सटेंसेस क्रिएट होने का खतरा है, तो वहाँ पे आप परमिट का सिस्टम ज़रूर इंस्टॉल करें, ठीक है, और ताकि आप कोई भी अननोन या अनऑथराइज बंदा वहाँ पे ना जा सके। इसके अलावा कुछ एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चीज़ें आती हैं, जैसे जितनी भी सेफ्टी की एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एम्प्लॉयर की होती है, बट एम्प्लॉयर जो है उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन्होंने अपने काम करने होते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो आपकी टीम है वो कर इंश्योर करती है। अगर एम्प्लॉयर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, उसने रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर दिए, उसने प्रोसीजर्स भी बना दिए, लेकिन आपके मिडिल लेवल पे आपकी जो मैनेजमेंट की टीम है वो परफॉर्म नहीं सही कर पा रही, या उनको नॉलेज नहीं है, या उनकी ट्रेनिंग नहीं है, तो वो अपने वर्कर्स को अवेयरनेस नहीं दे रहे, ट्रेनिंग नहीं दे रहे। एम्प्लॉयर ने कह दिया कि जी आप अपने वर्कर को ट्रेनिंग दें, उसकी पॉलिसी में मौजूद है ये चीज़, लेकिन आप नहीं दे पा रहे, तो फिर इसका मतलब है कि ये आपके एंड पे, यानी एम्प्लॉय के एंड पे भी इशू है, और एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी। क्योंकि जब आपका एम्प्लॉयर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा तो आपको एक जॉब डिस्क्रिप्शन देगा, वो जेडी जो होती है उसके मुताबिक आपने एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल काम करना होता है। उसमें वो जो एक्सपेक्टेशन उसकी होती है वो उसने लिखी हुई होती है जी, कि आप ये काम करेंगे। अगर उसने आपको रिस्क असेसमेंट करवानी है तो वो आपकी जेडी में लिखेगा कि आप रिस्क असेसमेंट करेंगे, रिस्क असेसमेंट की टीम का हिस्सा होंगे। अगर आपसे उसने इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो वो उसमें आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मेंशन होगा, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयर्स के एंड पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं काफ़ी सारी हैज़ार्डियस मटेरियल से सेफ्टी के लिए, जैसे क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ए सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम। ओवरऑल जो आपका प्रोग्राम होता है हेल्थ सेफ्टी और हेल्थ का, उसमें हैजर्ड कम्युनिकेशन है, या हैजर्डियस मटेरियल से बचने का सेफ मेथड जो है, प्रोसीजर जो है वो होना चाहिए। साइट स्पेसिफिक इंजीनियरिंग रेगुलेशंस एंड वर्कप्लेस प्रैक्टिसेस, ठीक है। डिफरेंट किस्म की जो मतलब कंटेनमेंट्स हैं, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स हैं, लाइक मसलन फर्ज करें अगर किसी गैस सिलेंडर है वहाँ पे पड़े हुए, अब उनके अगर वो जो ढक्कन होते हैं ऊपर, वही सीले उनकी लूज हैं, तो गैस लीक हो रही है, तो उससे क्या होगा, वो आपके हैजर्डियस सब्सटेंस आपकी हवा में आएंगे और आपके लिए डेंजरस होंगे, एक्सपोजर हो जाएगा, और आपके वर्कर को की हेल्थ इम्पैक्ट हो जाएगी। तो उसके लिए फिर आपको उनकी रिपेयर मेंटेनेंस को इंश्योर करना, ठीक है ना। इसके अलावा जहाँ पे कोई वेंटिलेशन सिस्टम की ज़रूरत है, वेंटिलेशन सिस्टम लगवाना, ये इंजीनियरिंग में सारा आता है। फॉलोइंग ओशा हैजर्ड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स, हैजर्ड कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड उसको इम्प्लीमेंट करना ये भी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोवाइडिंग क्लियर एंड इजी एंट्री एंड एक्सेस टू साइट्स एंड बिल्डिंग्स, यानी कंजस्टेड ना हो, कॉरिडोर्स आपके बंद बंद ना हो, जहाँ पे हवा की सर्कुलेशन प्रॉपर ना हो, जहाँ पे लाइट प्रॉपर ना हो। उसमें भी ये होता है कि अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हेजेडियस मटेरियल का यूज़ हो रहा है और उससे हेजेडियस केमिकल पैदा होते हैं, तो अगर आपकी वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, जिसको नेचुरल वेंटिलेशन कहते हैं, एयर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, तो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट होता है। तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंश्योर करना कि बिल्डिंग का डिज़ाइन इस तरह रखे कि उसमें ताज़ा हवा का आना जाना हो। Conducting a process hazard analysis, creating a written operating procedure, training and assisting employees and contractors to increase risk awareness and prevention, making periodic site evaluation to develop necessary protection methods, ensuring employees have access to the medical examination at no cost to the employees। मतलब ये मेडिकल की फैसिलिटी ऑन साइट प्रोवाइड करना भी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर फर्ज करें किसी को किसी केमिकल का एक्सपोजर हो गया है, एसिडिक सब्सटेंस का एक्सपोजर हो गया है, उस बेचारे को उसने इनहेल कर लिया और उसका सांस नहीं सही आ रही, तो उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना, उसको इलाज प्रोवाइड करना ऑन साइट मेडिकल डॉक्टर्स के ज़रिए और हॉस्पिटल के ज़रिए एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है जी। इसके अलावा वर्कर्स को भी अपने तौर पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है प्रूव करनी पड़ती हैं। बी अवेयर ऑफ द टाइप्स ऑफ द हैजर्डियस सब्सटेंसेस दैट माइट बी प्रेजेंट इन द वर्क प्लेस। मतलब अगर आपको एम्प्लॉयर ने अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी है
उसने हैजर्ड कम्युनिकेशन का एक पूरा सिस्टम वहाँ पे इम्प्लांट कर दिया है, और आपको ट्रेनिंग भी दे दी है। वहाँ पे वार्निंग साइंस भी लगा दिए, लेबल्स भी लगा दिए, और उनकी उनका आप सारे जो केमिकल्स जो हेजर्डियस हो सकते हैं उस साइट पे जिस पे आप काम कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन भी कर ली है। तो फिर आपका भी काम है कि उनके उनका नॉलेज रखना, उनको याद रखना, और उन सारे वार्निंग साइंस को याद रखना। और अगर कहीं पे कोई वार्निंग साइन आपको नजर आए तो उस पे कोई अनऑथोराइज एक्टिविटी ना करना, ये ऑन योर रोल, आप वर्कर रोल पे ये जरूरी होती है। नो हाउ टू इंस्पेक्ट, स्टोर, मूव एंड कंट्रोल दो सब्सटेंसेस। अब वर्कर लेवल पे ये भी होना चाहिए कि वो उनको उनकी इंस्पेक्शन, उनकी स्टोरेज और मूवमेंट का जो है वो आइडिया हो कि वो स्टोर कहाँ में है, उनकी मूवमेंट कैसे हो रही है, और अगर इंस्पेक्शन हो रही है तो किस तरह उस को इंस्पेक्ट किया जा रहा है। नाउ हाउ टू हैंडल इमरजेंसी सिचुएशन। वर्कर्स का की इन्वॉल्वमेंट इमरजेंसी सिचुएशन में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कि अगर खुदा न खास्ता कहीं पे एक्सपोजर हो गया तो वहाँ पे अगर कोई ज़ाहिर एम्प्लॉयर तो वहाँ पे नहीं होगा, वर्कर ही होंगे इर्द गिर्द, और उन वर्करों ने कैसे उसकी इमरजेंसी को रिपोर्ट करना है, कैसे अलर्ट करना है, कैसे मेडिकल एड को बुलाना है, कैसे फर्स्ट एड को कॉल करना है, कैसे इमरजेंसी इवैक्यूएशन को करना है। तो ये वर्कर्स अपने तौर पे मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह हैज़ार्डियस जो सब्सटेंसेस हैं या हैज़ार्डियस मटेरियल है उसका टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका, किसी का कोई क्वेश्चन हैज़ार्डियस मटेरियल से रिलेटेड? अगर है तो काइंडली मुझसे पूछ लें, 1-2 मिनट मैं वेट कर लेता हूँ। अगर नहीं तो फिर हम इसको क्लोज करते हैं, और हम जो है वो अपना ग्रुप डिस्कशन का जो सेगमेंट है उसको स्टार्ट करते हैं। अब आई होप कि आप उसके लिए रेडी होंगे। अभी मेरे साथ सारे मौजूद हैं, अकमल कोकब है, असद शब्बीर है, मोहम्मद उमर है, नईम आरिफ हैं, सादवी हैं। तो आप लोग रेडी हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए, या कोई इस अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अब ये आज मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आज आज आपकी माशाल्लाह आवाज़ आ रही है, और बड़ी प्यारी आवाज़ है आपकी, बोलें प्लीज़। चले अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली मैं रहता हूँ इस एरिया में जहाँ पे मैं रियाद एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब 5 किलोमीटर है वहां से दूर, यानी कि बस प्लेन हमारे सामने सारा दिन फ्लाई करते रहते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे ना इंटरनेट की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। ठीक। खासतौर पर रात को तो बहुत मसला है। ठीक। जैसे ही असर का टाइम होता है यहाँ पे इंटरनेट बहुत स्लो हो जाता है, इस वजह से मेरे ना इंटरनेट की बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक। है। अच्छा सर, मैं भी ये पूछना चाह रहा था कि कल हमने हैजर्ड कम्युनिकेशन पढ़ा था, हम्म। वो और जो आज का हमारा टॉपिक था हैजर्डस मटेरियल, ये ऑलमोस्ट सेम सेम ही है। बिल्कुल, देखिए हैजर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो हेलो। उनके हेल्थ, देखिए। जी जी, आपकी आवाज आ रही हेलो। है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है उमर। जी जी। ओके। सेम सेम भी ओके। है, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है। ये जो जेडियस मटेरियल वाला जो टॉपिक है ना, ये बेसिकली आपको अवेयर करता है, बताता है डिफरेंट टाइप्स के जो जेडियस सब्सटेंसेस हैं उनके बारे में। ठीक है ना। इसी तरह मतलब उनकी कम्युनिकेशन कैसे जी करनी जी। है, वो वो सारा प्रोसीजर उस हैजर्डियस कम्युनिकेशन वाले सेगमेंट में कवर किया हुआ है। इसमें मतलब कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन देखिए इसमें आपको हेल्थ इम्पैक्ट्स भी बताए गए हैं, कि जो केमिकल्स होते हैं उनके हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, कार्सिनोजेंस कौन से हैं, इरिटेंट्स कौन से हैं, ये सारी डिटेल इसके अंदर। और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट जो है। इसमें मतलब आगे फिर अगर हम इसको और एक्सप्लोर करें तो इसमें और चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, या जो जीएचएस का सिस्टम है, या इवन सेफ्टी डेटा शीट्स है। ठीक है, उनको कैसे रीड किया जाता है, वो काफ़ी सारी डिटेल चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन जो कि हमने अपना एक सिलेबस कवर करना है, तो जो हम्म, सिलेबस के अंदर चीज़ें मौजूद है वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर जी। इसमें क्वेश्चन है तो आप काइंडली मुझसे पूछ लें, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं सर, क्वेश्चन नहीं है। जजाकल्लाह खैर। चलें, थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू। वो मैं भी लेक्चर सुनूंगा, मेरा आधा लेक्चर ये वेस्ट हो गया क्योंकि मेरा इंटरनेट ही नहीं चल कोई बात रहा। नहीं, ये थैंक रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप एलएमएस पे जाके देखें। ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कई सालों से इन चीज़ों को फेस कर रहा हूँ ना। तो लर्नर्स की मुख्तलिफ किस्म की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर हम जी जी। कोशिश करते हैं उनके मुताबिक उनका कोई हल करें, कोई सोल्यूशन करें उसका। और ये जो भी क्लास का मटेरियल होता था वो पहले मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करता था। तो बाज़ अवत ये होता था कि बार बार मुझे मैसेज आते थे, कोई कहता था सर मेरे से गुम हो गया, कोई कहता था सर वो मुझे मिला नहीं, कोई कहता मेरे से ओपन नहीं हो रहा।
तो इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन मैंने फिर ये किया, मैंने खुद से उस पर एक्सपेंस किया सारा, मैंने एलएमएस क्रिएट किया ताकि आप लोगों के एक प्लेटफॉर्म के अंडर में रह के वो सारा मटेरियल एक्सेसिबल हो। आप जब भी उसको एक्सेस करना चाहें फ्यूचर में भी तो आप उसको एक्सेस कर सकें, कोई चीज़ आप वहाँ पे दोबारा लर्न करना चाहें आप लर्न कर लें, वॉच करना चाहें वॉच कर लें। इवन कि आप दोबारा मतलब आफ्टर कोर्स भी अगर आप मुझसे उसके मुताल्लिक कोई गाइडलाइन, इस कोर्स से मुताल्लिक कोई भी गाइडलाइन आज से 6 महीने के बाद भी आप मुझसे लेना चाहेंगे ना, तो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। ठीक है, ये नहीं है कि कोर्स खत्म हो गया, ट्रेनिंग खत्म हो गई और मेरा आपका तलक खत्म हो गया। ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ एक पूरा प्रॉपर रिलेशनशिप होता है ट्रेनर और लर्नर का। आप एलएमएस के अंदर उसकी आपको लाइफ टाइम एक्सेस होगी, आप उसमें एंटर रहेंगे, आप उसको रिव्यू करते रहें। आप उसके अंदर कोई आपको कोई सवाल आपको तंग कर रहा है, कोई कंफ्यूजन हो रही है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप फोरम पे जाके क्वेश्चन टाइप करें, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछें, मैं आपको उसका आंसर दूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक जी है। सर, एक क्वेश्चन है सर जी, एक क्वेश्चन है मेरा, सॉरी। श्योर। ये जो सर मवाद उस पर पड़ा हुआ है, वो जो ऐप आपने हमें इंट्रोड्यूस करवाई है, तो उसमें ये कितनी देर तक यानी कि अवेलेबल रहेगा? वो लाइफ टाइम रहेगा। वो कोई मतलब मैं कभी भी उसको उसमें एक्सेस कर सकते हैं हम? कभी भी आप एक्सेस कर, क्योंकि आपने थैंक ऑलरेडी ट्रेनिंग की फी पे कर दी हुई है, तो आपकी एक्सेस जो है उस एलएमएस के अंदर रहेगी। ठीक है ना। थैंक यू सर, थैंक यू वो वेरी मच। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं उसको मतलब उसको डाउनलोड एबल भी कर देता हूँ कि अगर आप कोई मटेरियल उसमें डाउनलोड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बट ये ये सर सही रहेगा, अगर डाउनेबल कर मैं कर डाउनलोड दूंगा, मैं कर दिया बैकएंड से डाउनलोडेबल कर दूंगा। आप सारा मटेरियल डाउनलोड कर सकेंगे, जितने भी उसके जो पीडीएफ के नोट्स हैं या इवन उसकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं। अभी आपका जो सेगमेंट होगा हमारा जो ग्रुप डिस्कशन का, उसकी रिकॉर्डिंग भी उसमें मौजूद होगी। और आपका जो नॉलेज वो जो क्विज है वो भी उसके अंदर मौजूद होगा। ठीक है, यानी ये वो आपको खुद से पता चलता रहेगा कि भाई मैंने कैसे परफॉर्म किया। अच्छा, दूसरी मजे की मैं आपको बात बताऊं कि उस एलएमएस के अंदर एक लीडर बोर्ड है। लीडर बोर्ड क्या होता है, जिस तरह आपने देखा होगा ना यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस के अंदर एक जो शाइनिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक बोर्ड होता है, जिसमें जो टॉपर होते हैं उनके नाम वहाँ पे मेंशन होते हैं। तो इस एलएमएस के अंदर एक लीडर बोर्ड भी है। उसमें आप जो भी एक्टिविटी करते हैं कोर्स के अंदर, कोई क्विज आप अच्छे मार्क्स लेते हैं उसमें, या और मतलब अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं उसमें, या और कोई एक्टिविटी करते हैं, कोर्स मुकम्मल करते हैं, तो उसमें आपको पॉइंट्स मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं। उन मार्क्स की बेस के ऊपर आपको रैंक्स मिलते हैं उसके अंदर। और एक तो रैंक मिलते हैं और दूसरा आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जिसमें आपको मतलब है कि ऊपर आने का मौका मिलता है उसमें। मतलब जितने जितने पॉइंट्स जो जो अचीव करता जाता है उसका रैंक बढ़ता चला जाता है। और फिर अगर जो टॉपर 3 होते हैं, वो उनकी नुमाया पिक्चर्स वहाँ पे बोर्ड पे नजर आ रही होती हैं। आप उसको देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा आपको। मतलब है कि लर्निंग विद एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट से बात ये है कि एक फन लर्निंग जिसको कहते हैं ना, मतलब आप बगैर किसी बर्डन के, बगैर किसी टेंशन के उसको चीज़ों को सीखें। ठीक है ना। तो वो बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, इंशाल्लाह आप उसके साथ इंटैक्ट रहें तो आपको बहुत सारी चीज़ें अदर देन मतलब इन क्लासेस के भी बहुत सारी चीज़ें लर्निंग करने को मिलती रहेंगी। और आपकी जो भी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, मसलन आप जॉब कर रहे हैं, आपको वर्किंग के दौरान में कोई प्रॉब्लम आ गई है और आपके जहन में नहीं आ रहा कि उसको कैसे मैंने हल करना है, तो आप उससे मुतलका फोरम पे जाएं, आप उसमें मेरे मुझे क्वेश्चन डाल दें, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अभी तक। और अभी हम डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप मुझे अलाउ करते हैं कि मैं डिस्कशन को अभी स्टार्ट करूं? जी, मेरा ख्याल है कर लेना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, डिस्कशन टॉपिक को मैं ओपन कर लूं? एक सेकंड दीजिएगा बस, मैं जस्ट इसको ओपन कर लूं। नॉलेज एप्लीकेशन टॉपिक फॉर ग्रुप डिस्कशन, ये ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक भी मैंने उसके अंदर डाल दिए थे एलएमएस के अंदर। वहाँ पे जाके आप फ्यूचर में भी इससे वो ले सकते हैं, गाइडलाइन ले सकते हैं। ठीक है जी।
अच्छा जी, चलें। सो जेंटलमैन रेडी हैं? अभी मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर साबरी, मिस्टर उमर और अ, उमर, आप पहले करना चाहेंगे डिस्कशन में पार्टिसिपेट? पहले करना चाहेंगे? आप जरा बोले, आपकी आवाज़ क्लियर है? जी मोहम्मद उमर, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी मोहम्मद उमर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मिस्टर असद शबीर, आप आवाज़ सुन पा रहे हैं? वालेकुम जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। चले असद शबीर, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। उमर का मेरा ख्याल है इंटरनेट का इशू है। तो जेंटलमैन, जी जी। आपके लिए टॉपिक है कि आप हमें जो है ना ब्रीफ करें ओशा की रिक्वायरमेंट्स इन रिगार्ड टू पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, के पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कितनी किस्म के होते हैं, किस तरह के होते हैं, और उनकी प्रिवेंशन के लिए आप ओशा से क्या गाइडलाइन लेते हैं और किस तरह अपनी वर्क प्लेस को सेव करते हैं विद द यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, जिसमें आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कितनी कैटेगरीज की होते हैं, और फिर उनसे कैसे आप मतलब है कि अस्सलाम वालेकुम। जी सर वालेकुम। मेरी आवाज अभी आ रही है? सॉरी टू जी सर। इंटरप्ट यू। चले उमर, आप थोड़ा वेट करें काइंडली, आपकी आवाज़ कट गई थी जी जी, अभी। मैं वेट कर रहा हूँ। बस मैं असद यही चेक कर रहा था मेरी आवाज आ रही है। ओके ओके, असद थैंक यू थैंक जी जी, असद शब्बीर जो है वो जी जी पर्सनल सर, प्रोटेक्टिव मैं इक्विपमेंट के लिए। स्टार्ट करता हूँ। जी असद शबीर, आप काइंडली पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में हमें गाइड जी कीजिए। सर, पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट्स हैं वो हमारा जो हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स आता है किसी भी हैजर्ड को कंट्रोल करने में, उसमें ये लास्ट पे आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। सबसे पहले तो ये एज ए कंट्रोल मैया है हैजर्ड के लिए। तो एज पर माई नॉलेज सर, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है जो है मैंडेटरी पीपीज होती हैं, जो मैंडेटरी जो आपने पहननी है जॉब, किसी भी जॉब को करने के लिए, जिसमें आपके हार्ड हैट, गॉगल्स और सेफ्टी शूज वगैरह आ जाते हैं। एक आ जाती है स्पेशल पीपी, जब किसी भी आप स्पेशल जॉब को परफॉर्म करते हैं, लाइक आप किसी केमिकल को हैंडल करते हैं, या आप किसी नॉइसी एरिया में काम करते हैं, तो या किसी आप ब्लास्टिंग के साथ काम कर रहे हैं। तो इस जब आप एक एक तो है मैंडेटरी पीपी, कि जो आपने पहननी पहननी, उसके बिना आपने किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर है नहीं, एंटर नहीं होना। तो जो उसमें जो है हार्ड हैट वगैरह जो यूज करते हैं हम, उसमें जो हमारा, हम लोग तो समझते हैं बस वो हमें जो है बम्प से बचाता है, लेकिन वो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से भी ज्यादा हमारा काफी बचाव करता है। तो जो है वो इनका एक स्टैंडर्ड है आंसी में। तो Z87, Z89 वो हमें एज पर स्टैंडर्ड यूज करने चाहिए, ताकि जो उनका यूज करने का जो मकसद है वो पूरा हो सके। कि जो हम लोग सब स्टैंडर्ड अगर यूज करते हैं एज पर ओशा, अगर सब स्टैंडर्ड हार्ड हैट होगी तो वो हमें बम से तो बचाएगी, लेकिन वो हमें किसी भी बड़े इलेक्ट्रिक शॉक या मेजर जो हमें हैजर्ड है उससे वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। तो उसके अंदर जो सस्पेंशन होती है वो भी सेम एज पर द स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने हार्ड हैट अच्छी ली और उसके अंदर जो वो सस्पेंशन ट्रॉमा लगा है वो जो है वो सब स्टैंडर्ड है। तो ये दोनों चीज़ें हार्ड हैट में मैंडेटरी हैं। और जो गॉगल्स हैं, हम लोग सेफ्टी ग्लासेस यहाँ पे बोलते हैं ज़्यादातर, एज पर अरामको में जो काम करते हैं। तो सेफ्टी जो ग्लासेस हैं वो तो एक तो हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं, डार्क या दूसरे। लेकिन कुछ स्पेशल्स जो होती हैं एक्टिविटीज, जैसे हम लोग पेंटिंग वगैरह करते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड ग्लासेस हैं। जो अगर कोई जैसे हम मैंने बताया कि स्पेशल पीपीज आ जाती हैं किसी भी जॉब को आप परफॉर्म करते हैं, जैसे अभी हमने किसी केमिकल के साथ डील करना है तो उसके साथ वो जो हमने ओवरऑल पहनना है, या ग्लव्स पहनने हैं, या शूज के लिए ओवरऑल जो ड्रेसेस पहनना है, वो एक अलग आ जाता है। जी सर। जबरदस्त, गुड, वेल डन। देखिए, बेसिकली जो पीपीज है इनका मकसद क्या है कि आपको फुल बॉडी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, फ्रॉम हेड जी टू सर। फिट। तो उसके लिए जो आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनके लिए अलग अलग किस्म के पीपीईज एज पर ओशा स्टैंडर्ड्स अवेलेबल होते हैं। उनकी अवेयरनेस होना, उनकी आइडेंटिफिकेशन, और किस किस्म के हैजर्ड के लिए किस किस्म का पीपीई आपने यूज़ करना है, और कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करना है, इसकी प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए एज एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट ऑफ योर वर्क ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि आप जब इंस्पेक्शन करेंगे अपनी वर्क साइट की तो आप देखेंगे कि मेरे जो वर्कर्स हैं
उन्होंने जो पीपी पहने हुए हैं एज पर स्टैंडर्ड पहने हुए हैं, या उनमें कोई फॉल्ट है। अब देखें, अगर पीपीई फॉल्टी है, अगर एज पर स्टैंडर्ड नहीं है, तो अगेन वो एक बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। अब आगे बढ़ते हैं जी। उमर, आप हमारे साथ अवेलेबल हैं? उमर, आप आवाज़ सुन रहे हैं मेरी? मैं ये चाह रहा हूँ कि उमर को हम करवा लें डिस्कशन, कि उनकी इंटरनेट का। अस्सलाम वालेकुम जी सर, मेरी आवाज वालेकुम। सुन सकते हैं आप? जी, आप आ रही है आपकी आवाज़, आप दुआ रेडी? करेंगे शायद नेट चलता रहे। मेरा 3 दफा डिस्कनेक्ट हो चले चुका है अभी इस डिस्कशन के चले दौरान। आप मुझे समझ हमें नहीं आ रही है। बताएं, वॉकिंग एंड वर्किंग सरफेसेज में किस किस्म के हैजर्ड्स होते हैं और किस तरह आप उनको प्रोटेक्ट करते हैं एज पर ओशा रूल्स और स्टैंडर्ड, वॉकिंग एंड वर्किंग सरफेसेज से रिलेटेड। जी मोहम्मद उमर, वॉकिंग एंड वर्किंग सरफेसेज पे किस किस्म के हैजर्ड्स होते हैं और किस तरह आप जी जी उनके सर, protections करते आवाज आ रही है मेरी? हैं? जी आ रही है, आप बोलें प्लीज। वॉकिंग एंड सर, वर्किंग सरफेसेज। बिस्मिल्लाह। सर, एज पर जो ओशा स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें जो आपने हमें स्टडी करवाई, जो हमने आपके जो नोट्स पढ़े, उसमें ये है कि जो वर्किंग कंडीशंस हैं, जो जनरल वर्किंग कंडीशंस हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो वर्किंग एंड वर्किंग स्टैंडर्ड्स की वजह से, सर्विसेज की वजह से ही हो रहे हैं, जिनमें जो सबसे मेन जो उनमें हैजर्ड और रिस्क है वो स्लिप, ट्रिप एंड फॉल के रिलेटेड, हम्म। जो कि हम रेगुलर बेसिस में और अपना इवन के ना सिर्फ ये वर्किंग अपना कंस्ट्रक्शन साइट में नहीं, हर जगह में हम अपने देखते हैं। इवन वो ऑफिस हैं, ऑफिस के बाहर हैं, प्ले ग्राउंड हैं, या कुछ भी है। तो ये सारी चीजें उसमें आ रही हैं, और इसी को हमने कंट्रोल करना है, जो अपने वर्किंग एंड वर्किंग सरफेस है। अच्छा, उसमें सर कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं कि जब हम अपना वर्किंग सरफेस पे हैं, तो उसमें हमें जो सबसे पहली चीज देखनी है, उसमें हमें अपनी प्रॉपर हाउस कीपिंग पे तवज्जो देनी है। प्रॉपर हाउस कीपिंग में हमारी प्रॉपर क्लीनिंग आ जाएगी। स्पेशली अगर कुछ कारपेंट्री वर्क हो रहा है, तो वहाँ पे जो नेल्स हैं सबसे ज्यादा, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है साइट में, जो सबसे ज्यादा हमारा फर्स्ट एड केस आता है वो क्या होता है कि पाँव में नेल चला गया। इवन हमने सेफ्टी शूज पहने होते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। उसके फायदा क्या होता है सेफ्टी शूज पहनने से, क्या उससे जो अगर किसी के पाँव में नेल लगता है तो उसकी सेवेरिटी कम हो जाती है। नेल लग जाता है, लेकिन वो उतना शिद्दत का नहीं होता जिससे उसके पाँव को बहुत ज्यादा डैमेज हो। और उसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो लाइट्स के रिलेटेड है, कि आपकी इल्यूमिनेशन जो ठीक नहीं है, ठीक है। और समटाइम क्या होता है कि जो आपका सरफेस है वहाँ पे तारें बिखरी हुई हैं, और तारों के लिए हमें क्या होना चाहिए, कि जो स्पेशली अपना जो कंस्ट्रक्शन साइट में हम देखते हैं, यहाँ तो उन्हें अंडरग्राउंड करना चाहिए, जमीन के अंदर बरी करते हैं किसी पाइप के अंदर, या ओवरहेड हम उसे कर सकते हैं। और दूसरा एक जो सबसे मेन चीज आ जाती है उसमें, एक ह्यूमन फैक्टर जो आपने हमें डिस्कस करवाया था, कि उसमें किसी की एज हो सकती है, उसकी फटीग हो सकती है, वो काम के दौरान अपनी अटेंशन ठीक नहीं रखता, मोबाइल यूज कर रहा है, उसका ध्यान नहीं है, और उसकी कोई आई साइट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर जो है ना, उसके लिए रिस्क का बायस बनती है। ग्रेट, जबरदस्त, माशाल्लाह, वेरी गुड। मतलब आपकी बातचीत से लग रहा है कि आपने स्टडी भी की है, उसको अंडरस्टैंड भी किया है, और नाउ यू आर एबल टू वेल एक्सप्लेन। दैट्स वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। सो मिस्टर उमर, सर, थैंक जगला यू। है। अच्छा जी, अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। आगे है मिस्टर साबरी। मिस्टर साबरी, आप हमारे मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, सुन रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। साबरी, आप रेडी है? आपके लिए टॉपिक है जनाब, जनाब अली, आप हमें बताएंगे इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स के बारे में आपने क्या पढ़ा है, कौन से हैजर्ड्स होते हैं और उनकी सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं, और फिर स्पेशली जो एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर हमें थोड़ा ब्रीफ करेंगे। ज़्यादा फोकस आप एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर करेंगे, ठीक है। मुख्तसर आप हमें आइडेंटिफिकेशन भी करें, इलेक्ट्रिकल हाजर्ड्स किस किस्म के होते हैं, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताएं हमें, और उसके बाद फिर ज़्यादा फोकस करें जो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड में एम्प्लॉयर की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, जो प्लीज़ स्पीक अप। जी सर, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो हैजर्ड हो सकते हैं वो इलेक्ट्रिकेशन हो सकता है, बर्न हो सकता है, और शॉक हो सकता है। इससे एम्प्लॉई को यानी कि उसकी हेल्थ पे इम्पेक्ट पड़ सकता है, उसको फैटेलिटी से हो सकती है, उसको इंजरी हो सकती है, सीरियस इंजरीज हो सकती हैं इससे। तो इसके ये हैजर्ड्स हैं।
तो इसके कंट्रोल मेजर्स ये हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको एज पर हायरार्की कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर सकते हैं हम इसको। उसके बाद इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे लास्ट पे जो है वो पीपीज आ सकते हैं, और पीपीज में इसमें स्पेशल पीपीज आ जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड ये आपका टॉपिक है हमारा। तो इसमें जो है वो स्पेशल होते हैं, आपके सेफ्टी ग्लव्स जो होते हैं वो एंटी करंट होने चाहिए। और आपका हैट आ गया, उसके बाद आपके सेफ्टी शूज हैं वो भी एंटी करंट होने चाहिए। सही। तो ओवरऑल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या चीजें आती हैं टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिक हैजर्ड्स इन द वर्क प्लेस? सर, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है कि प्रॉपर स्टैंडर्ड्स मटेरियल उनको प्रोवाइड करना होता है अपने एम्प्लॉय को। और इस पे पीपीजी प्रोवाइड करता है, और इस पे जो आपका वर्किंग सरफेस है उसको वो यानी कि सेफली प्रोवाइड करना होता है उसने। और ये वर्कर्स के लिए उसने एक सर। जनरली अगर आप उसको एक्सप्लेन करें ना, देखें जब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आप कभी भी स्पेसिफिक बुकिश नॉलेज के ऊपर ना जाएं। आप अपने ब्रेन स्ट्रॉन्ग कर अपने माइंड को यार, एक एज ए एम्प्लॉय फर्ज करें आपकी अपनी एक कंपनी है, ठीक है, वहाँ पे हेल्थ ये जो इलेक्ट्रिकल के हैजर्ड्स मौजूद हैं, तो आप कैसे उनको कंट्रोल करेंगे? ठीक है ना, आप उस सेंस में मतलब आप उस सिनेरियो में मुझसे बात करें। मतलब मैं रिजर्व नहीं हूँ कि आप वो जो बुक में लिखा हुआ है या जो नोट्स में लिखा हुआ है आप वर्ड बाय वर्ड वही मुझे सुना दें। वो तो देखिए मैं खुद भी मतलब पढ़ सकता हूँ, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आपको कहूँ आप पढ़ के सुना देंगे। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप ब्रेन स्टॉर्म करें, आप अपने माइंड को यूज करें, और मतलब आप जनरली चीजें बताएं। मतलब एक एम्प्लॉयर जो है वो इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ऑन करे, ठीक है। उसके बाद उसको जो ओशा के जो स्टैंडर्ड्स हैं इन इन कंप्लायंस विद जो इलेक्ट्रिसिटी है उनको कंप्लाई करे, ठीक है। उन जी स्टैंडर्ड्स सर। को कंप्लाई करे, उनके मुताबिक लोगों को ट्रेनिंग दे, उनके मुताबिक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करे, उनके मुताबिक जी सेफ्टी प्रोसीजर्स वहाँ पे बनाए। अगर कहीं पे जी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम होना है वहाँ पे, तो इंश्योर करे कि जो वहाँ पे लोग हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, वो ट्रेंड होने चाहिए टू वर्क विद इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। अब उससे जी अगर सर। पूरी बात करें हम, मतलब है कि वहाँ पे जितने भी अगर इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हैजर्ड्स हैं वहाँ पे सेफ्टी साइंस हैं, अवेयरनेस हैं, प्रिकॉशंस हैं, उनकी इंडिकेशन करवाना आपकी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। वो थ्रू करेगा आपके एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी जो स्पेशलिस्ट होते हैं, आप लोग जो काम करते हैं आपके थ्रू करेगा। या हैजर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन करना, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जितने भी हैजर्ड है उनको आइडेंटिफाई करवाना, ये भी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है जनरल। मतलब आप, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप मुझे वर्ड बाय वर्ड जो है वो पढ़ के जी सुनाएं। मैं जी इनकरेज सर। करता हूँ कि आप पार्टिसिपेट करें, आप एक्सप्लोर करें, आप ब्रेनस्टॉर्म करें, आप नई नई चीज बयान करें, ठीक है ना। लेकिन टू द पॉइंट हो, ये नहीं है कि मतलब हम टॉपिक से ही बाहर निकल जाएं। बट ये जी है कि बिल्कुल। वेरी वेल डन, गुड। आपने सर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। मेरी जो, आवाज आ रही है? जी प्लीज प्लीज बोलिएगा। सर, मैं कुछ अपना थोड़ा सारा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें बयान करना चाहता हूँ, जो मैनेजमेंट के जो अपना कमिटमेंट होती है उसके हवाले से। रोल जैसा कि कल हमने ये टॉपिक भी पढ़ा है, जी उसमें जो सबसे मेन चीज जो आपने भी हमें समझाने की कोशिश की है वो ये थी कि वर्क साइड जो एनालिसिस है, ये मैनेजमेंट हाँ का सबसे ज्यादा काम है। और एग्जैक्टली। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, तो वहां पे मैंने एक चीज ये पढ़ने से पहले सीखी थी, जब मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में था। यानी कि ज्यादा मैं अभी यानी कि इस फील्ड में इन हो रहा था, अभी सीख रहा था बहुत सारी चीजें। तो वो क्या होता था कि हमारा एक वीकली जो है ना वॉक थ्रू होता था। वीकली वॉक थ्रू क्या होता था कि सपोज अगर हमारे साइट की 4 फेजेस है ना, तो वॉक थ्रू में हमारा जो होता है सेफ्टी मैनेजर होते थे, सेफ्टी इंजीनियर होते थे, इन्वायरमेंटल वाले होते थे, सेफ्टी सुपरवाइजर्स होते थे, कंस्ट्रक्शन मैनेजर होता था, इलेक्ट्रिकल मैनेजर होता था, और मैकेनिकल की टीम होती थी। यानी कि एक पूरा ग्रुप आता था 8-10 बंदों का। और वो डिफरेंट फेजेस में जाके हमारा सेल्फ एनालिसिस करते थे, हमारी साइट का एनालिसिस करते थे। उसमें हर बंदा जो है अपनी राय भी देता था, हमारे हमें पॉइंट्स भी देता था, हैजर्ड भी आइडेंटिफिकेशन करता था, और फिर हमें बताता था कि इसे एलिमिनेट कैसे करना है।
तो एक बड़ा अच्छा यानी कि एक तरीकाकार होता था कि हर ग्रुप आ रहा है